आइए समझते हैं संपत्ति पर की खरीद पर टीडीएस। मैं आशीष कमथानी एडवोकेट रामपुर से। साथियों, संपत्ति खरीदते समय टीडीएस की प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। यह जानना आवश्यक है कि किन किन संपत्तियों पर यह कर लागू होता है, कितना प्रतिशत टीडीएस काटा जाना चाहिए और इसे सरकार को कैसे जमा करें। संपत्ति खरीद पर टीडीएस को लेकर अक्सर खरीदार और नेताओं के मन में संदेह बना रहता है कि टीडीएस काटना है या नहीं, या काटना है तो कितना काटना है, और नहीं काटना है तो क्यों। आइए जानते हैं क्या है टीडीएस, इसके बारे में समझते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, स्रोत पर कर की कटौती, जिसका अर्थ है कि कर आय के स्रोत पर ही काट लिया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर संग्रहण विधि है जिसे भारतीय राजस्व सेवा के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। टीडीएस विभिन्न व्यावसायिक लेनदेन और वित्तीय उत्पादों पर लगाया जाता है। आइए फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, समझते हैं। ब्याज से प्राप्त आय, आपकी एफडी और जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस काटा जाता है। कमीशन और प्रोत्साहन राशि, कोई भी इंसेंटिव मिलता है, कोई भी कमीशन मिलता है, उस पर टीडीएस काटा जाता है। डिविडेंड, जैसे शेयर या म्यूचुअल फंड से डिविडेंड प्राप्त होता है, उस पर भी टीडीएस काटा जाता है। किराए से प्राप्त आय, उस पर टीडीएस काटना है, या रियल एस्टेट की खरीद बिक्री पर टीडीएस काटना अनिवार्य है। दोस्तों, टीडीएस की दर विभिन्न है, 1 से 30 तक कोई भी हो सकती हैं। तो जो आय के स्रोत और करदाता की स्थिति इस पर निर्भर करती है। यानी अगर वो भारतीय निवासी है तो अलग टीडीएस की दर होगी, और गैर निवासी है उस पर दूसरी टीडीएस की दर काम करेगी। संपत्ति खरीद पर टीडीएस के क्या क्या नियम है, आइए जानते हैं। इन किन संपत्तियों पर टीडीएस लागू होता है और किन पर नहीं। दिलचस्प बात यह है कि संपत्ति खरीद पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी विक्रेता की नहीं होती है, बल्कि खरीदार की जिम्मेदारी होती है। यानी खरीदार जो जमीन खरीद रहा है या प्लॉट खरीद रहा है या कोई आवास खरीद रहा है तो उसे काट कर टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। यह आयकर की धारा 194 आई के में डिफाइन किया गया है। उसके अनुसार यदि संपत्ति की कीमत 50 लाख से अधिक है तो खरीदार को 1% टीडीएस काटकर सरकार को जमा करवाना आवश्यक व अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर कुछ पेनल्टियां भी लगेंगी। यह नियम निम्नलिखित संपत्तियों पर लागू होता है। यानी किन किन संपत्तियों पर टीडीएस काटना अनिवार्य है। व्यवसायिक संपत्तियां यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जैसे घर, फ्लैट आदि। व्यवसायिक संपत्तियां कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, जैसे प्लॉट, जैसे शॉप या कोई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स या हॉल, इस टाइप से। या खाली भूखंड, वैकेंट लैंड, जो सिंपल प्लॉट होता है, उन इन सभी पर यह नियम लागू होता है। लेकिन कुछ संपत्ति ऐसी हैं जिन पर टीडीएस लागू नहीं होता है, जैसे कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड, चाहे उसका मूल्य कितना भी हो, 5 करोड़ की हो, 5 लाख की हो, 50 लाख से ऊपर की सभी संपत्तियां जो कृषि भूमि है उन पर यह नियम लागू नहीं होता। या 50 लाख से कम की मूल्य की कोई भी संपत्ति, उस पर भी यह नियम लागू नहीं होता। या विक्रेता जो है वो एनआरआई हो, तब भी उसके नियम अलग है। यदि विक्रेता एनआरआई है तो उसके लिए कुछ अलग नियम बनाए गए हैं जो धारा 194 में डिफाइंड है। यदि विक्रेता गैर निवासी भारतीय एनआरआई है तो आयकर अधिनियम की धारा 194 लागू होती है, जो टीडीएस के नियमों को बदल देती है। एनआरआई के मामले में पूंजीगत लाभ कर की गणना के आधार पर अधिक टीडीएस की दर लगती है। 20% प्लस अधिभार प्लस सेस ये जमा कराना होता है। एनआरआई विक्रेता को सही कर योजना के लिए लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट का भी लाभ ले सकता है। वो अगर उसकी कोई और इनकम नहीं है एनआरआई की, केवल यही उसने अपनी कैपिटल एसेट्स बेची है, तो उसको कम टीडीएस के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए, उसमें उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। टीडीएस भुगतान की क्या प्रक्रिया है। खरीदार को टीडीएस कटौती और भुगतान की जिम्मेदारी लेनी होती है। फॉर्म 26 क्यू भरकर 27 क्यू भरकर और चालान नंबर
81 के माध्यम से टीडीएस जमा करना पड़ता है। खरीदार को विक्रेता को फॉर्म 16 यानी टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करना होता है। आइए धारा 194 आईए का दायरा वो समझते हैं। धारा 194 आईए के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी निवासी विक्रेता को अचल संपत्ति कृषि भूमि को छोड़कर की खरीदारी के लिए भुगतान करता है तो उसे 1% टीडीएस काटकर सरकार को जमा करना पड़ता है। यह कटौती निम्न स्थितियों में की जाती है। जब राशि विक्रेता के खाते में जमा की जाती है, यानी कोई भी जब ट्रांसफर ऑफ मनी होगा तभी ये टीडीएस काटता है। यानी जब भुगतान नकद या चेक या ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से किया जाता है तो पहले उस पर टीडीएस काटा जाएगा और फिर वो भुगतान होगा। टीडीएस कब और कैसे काटें, आइए इसको भी समझते हैं। भुगतान के दो ही चरण होते हैं, या तो एडवांस देंगे या हम जब परचेस करेंगे तो हम एक सेल डीड राइट करेंगे। तो या तो एडवांस जब हमने पेमेंट दिया है तो संपत्ति खरीद से पहले जो एडवांस दिया जाता है वहां पर काटा जाएगा, या जब संपत्ति हस्तांतरित यानी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर डीड लिखी जा रही है या सेल डीड लिखी जा रही है, उस समय काटा जाएगा। टीडीएस भुगतान करने के लिए कुछ आवश्यक फॉर्म भी बने हुए हैं, जैसे फॉर्म 26 क्यूबी टीडीएस भुगतान के लिए टिन वेबसाइट पर उपलब्ध है और ये एक ऑनलाइन फॉर्म है। आप इसको भरेंगे, ऑटोमेटिक चालान बनेगा और चालान भरते ही आपका ऑटोमेटिक टीडीएस रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। फॉर्म 16 भी ये टीडीएस प्रमाण पत्र है जो खरीदार विक्रेता को जारी करता है, जो उसके पैन पर शो होने लगता है, 26 ईयर्स में दिखेगा। अगर अब ये तो हुआ कि एक खरीदार और एक विक्रेता है। अगर कोई संपत्ति ऐसी जिसमें कई खरीदार और कई विक्रेता है तो सब प्रत्येक के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे दो खरीदार हैं और विक्रेता एक ही है तो तीन तीन दो फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर जैसे दो खरीदार दो विक्रेता है तो 4 फॉर्म भरे जाएंगे। तीन खरीदार तीन विक्रेता है तो 9 फॉर्म भरे जाएंगे। इसी तरीके से जितने खरीदार हैं जितने विक्रेता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ फॉर्म जब हम लोग 26 क्यूबी भरते हैं ऑनलाइन तो उससे पहले हमें ये जानकारियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए। क्या, खरीदार और विक्रेता का नाम, पता और एड्रेस, इसके अलावा उसका मोबाइल नंबर, पैन और आधार नंबर, संपत्ति का पूरा पता कि संपत्ति वो कहाँ स्थित है, भुगतान कब कब हुआ है, कौन कौन सी तारीखें या एडवांस की कौन सी तारीख है, कुल संपत्ति का मूल्य, भुगतान कि नेट बैंकिंग से भी किया जा सकता है और बहुत सारे माध्यम हैं। डायरेक्ट वो कैश काउंटर पर, बैंक के काउंटर पे भी आप चालान जमा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से अब तो सबसे अच्छा माध्यम है, यूपीआई से किया जा सकता है। तो ये सब सिंपल जानकारी थी संपत्ति की खरीद पर टीडीएस। मैं आपका दोस्त आशीष कमथानिया। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई ये वाली जानकारी बेहद उपयोगी रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई सजेशन या कोई कुछ और डिटेल में चाहिए हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।